हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण रिवीजन शॉक नोट्स हैं। विषय है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। और हमारा उद्देश्य केवल ये जानना नहीं है कि आवर्त सारणी में क्या है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि वैज्ञानिकों में कैसे इस ब्रह्मांडीय पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को मतलब एक मास्टर प्लान में समेटा, और उन प्रवृत्तियों के पीछे का असली विज्ञान क्या है। सच कहूं तो ये एक बेहद रोमांचक यात्रा है। जब हम इन शॉर्ट नोट्स का विश्लेषण करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि तत्वों को व्यवस्थित करने का ये प्रयास केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं था। तो फिर ये क्या था? हाँ, ये प्रकृति के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को सुलझाने की कोशिश थी। मतलब विज्ञान हमेशा से ही अस्त व्यस्त डेटा के भीतर पैटर्न खोजने का प्रयास करता रहा है। समझ रही हूँ, लेकिन जब हम इस यात्रा के शुरुआती प्रयासों को देखते हैं तो कुछ बातें वाकई हैरान करती हैं। जैसे नोट्स में डोबेराइनर के त्रिक का जिक्र है। हाँ, डोबेराइनर के त्रिक। उन्होंने पाया कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भारों का औसत निकालने पर जो संख्या मिलती है वो ठीक सोडियम के परमाणु भार के बराबर होती है। और मजेदार बात यह है कि इन तीनों के गुण भी एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प गणितीय संयोग लगता है। लेकिन मुझे जो बात खटकती है वो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अच्छा, उसमें क्या अजीब लगा? मतलब उन्होंने दावा किया कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखने पर हर 8वें तत्व के गुण पहले से मिलते हैं, एकदम संगीत के सुरों की तरह, सा रे गा मा, है ना? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन एक वैज्ञानिक दस्तावेज में संगीत का ये नियम केवल कैल्शियम तक ही क्यों सीमित रह गया? मतलब क्या प्रकृति ने कैल्शियम के बाद अचानक अपना गणित बदल लिया था? हाँ, प्रकृति ने अपना गणित नहीं बदला था, बल्कि हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड्स का नजरिया थोड़ा सीमित था। वो कैसे? जब न्यूलैंड्स ने ये नियम दिया तब तक भारी तत्वों की खोज बहुत कम हुई थी। नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैल्शियम के बाद ये नियम बेसुरा हो जाता है। बेसुरा हो जाता है मतलब काम नहीं करता? हाँ, इसका तकनीकी कारण ये है कि कैल्शियम के बाद परमाणु संरचना में डी कक्षक यानी डी ऑर्बिटल्स की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, और डी ब्लॉक के संक्रमण तत्वों के आ जाने से वो सरल 8 तत्वों वाला जो पैटर्न था वो टूट जाता है। आवर्त की लंबाई बढ़ जाती है। न्यूलैंड्स उस जटिलता को नहीं देख पाए थे। एक सेकंड, अगर हम पैटर्न पहचानने की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ मेंडलीव का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, उनके बिना तो ये चर्चा अधूरी है। हाँ, तो नोट्स के अनुसार मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित की थी। उन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली जगह भी छोड़ी, जैसे एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जिनकी बाद में गैलियम और जर्मेनियम के रूप में खोज हुई थी। एकदम सही। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1913 में हेनरी मोज़ले ने साबित कर दिया था कि तत्वों का असली आधार परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है। हाँ, एटॉमिक नंबर। तो अगर मेंडलीव का आधार ही तकनीकी रूप से गलत था तो उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक कैसे साबित हो गईं? क्या वो महज किस्मत थी? हाँ, इसे महज किस्मत कहना मेंडलीव की प्रतिभा को बहुत कम आंकना होगा। मतलब मेंडलीव का असली मास्टर स्ट्रोक परमाणु भार नहीं था। तो फिर क्या था? उनका यह दृढ़ विश्वास था कि रासायनिक गुणों में समानता सबसे सर्वोपरि है। जब किसी तत्व का परमाणु भार उनके पैटर्न में फिट नहीं बैठता था, हाँ, तो वे बेझिझक उस तत्व की स्थिति बदल देते थे, ये मानकर कि शायद उसका परमाणु भार ही गलत मापा गया है। अरे वाह, मतलब उन्हें अपने पैटर्न पर इतना भरोसा था। बिल्कुल। और जहां तक परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की बात है, तो ज्यादातर मामलों में जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल योग भी बढ़ता है। अच्छा, तो ये एक समानांतर वृद्धि है। हाँ, इसलिए गलत मापदंड चुनने के बावजूद उन्हें एक सही पैटर्न मिल गया था। समझ गई। तो फिर मोज़ले ने असर में क्या बदला? मतलब मोज़ले के आधुनिक आवर्त नियम ने रसायन विज्ञान को किस तरह से एक नई दिशा दी? मोज़ले ने एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके ये सिद्ध किया कि किसी भी परमाणु की असली पहचान उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स की खोज के बाद में मेंडलीव की सारणी संकट में आ गई थी।
क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग होते हैं लेकिन गुण समान होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो मोज़ले के परमाणु क्रमांक ने इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया। बहुत बढ़िया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोज़ले के काम ने आवर्तिता के असली कारण को उजागर किया, जो है बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति। मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न। हाँ, जब हम सारणी में एक वर्ग में नीचे जाते हैं तो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है और यही रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करती है। ये बहुत ही तार्किक लगता है। अब अगर हम इस आधुनिक सारणी के भूगोल यानी इसकी वास्तुकला की बात करें तो नोट्स में बताया गया है कि इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। हाँ, 7 क्षैतिज पंक्तियां और 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम। लेकिन इस वास्तुकला में प्रवेश करने से पहले एक बहुत ही अजीब चीज पर ध्यान जाता है, मतलब 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण। वो अनिलियम वाला। हाँ, वही। IUPAC ने इसके लिए एक पूरा सिस्टम बना दिया है। Z अगर 101 है तो अनिलेनियम, Z 118 है तो अनुनॉक्टियम, ये 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई वाला फॉर्मूला। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? ईमानदारी से कहूं तो ये किसी जटिल कोड जैसा लगता है। क्या भारी तत्वों को साधारण नाम नहीं दिए जा सकते थे? इस कोड की क्या जरूरत थी? इसके पीछे का कारण विज्ञान से ज्यादा राजनीति है। राजनीति विज्ञान में? बिल्कुल। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ की प्रयोगशालाओं के बीच नए और भारी तत्वों को खोजने की एक अंधी दौड़ चल रही थी। अच्छा। अक्सर दोनों पक्ष एक ही तत्व को लगभग एक ही समय पर खोजने का दावा करते थे और उसे अपने अपने हिसाब से नाम दे देते थे। अरे बाप रे, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे तत्व 104, अमेरिकियों ने इसे रुदरफोर्डियम कहा, जबकि सोवियत वैज्ञानिकों ने उसे कुर्चटोवियम नाम दिया। तो ये तो बहुत भ्रम पैदा करता होगा। इसीलिए तो इस विवाद और भ्रम से बचने के लिए IUPAC ने ये नियम बनाया कि जब तक किसी तत्व की खोज की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो जाती, हाँ, तब तक उसके परमाणु क्रमांक के अंकों के आधार पर ही ये अस्थायी और तटस्थ नामकरण प्रणाली लागू रहेगी। तो ये विज्ञान की दुनिया का अपना एक कूटनीतिक समाधान था। चलिए अब वापस इस सारणी के मोहल्लों यानी ब्लॉक्स पर आते हैं। S, P, D और F ब्लॉक्स। हाँ, और नोट्स में एक बहुत ही रोचक आंकड़ा दिया गया है। सभी ज्ञात तत्वों में से लगभग 78% धातुएं हैं। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? लेकिन मुझे यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। मतलब हम आमतौर पर धातुओं को बहुत कठोर और उच्च गलनांक वाले पदार्थों के रूप में सोचते हैं, जैसे लोहा या टाइटेनियम। साधारण तो ऐसा ही होता है। लेकिन नोट्स में गैलियम और सीजियम का उल्लेख है, जो इतनी नरम धातुएं हैं कि गर्मियों के दिन में कमरे के तापमान पर ही पिघल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ये विरोधाभास हमें परमाणु स्तर की संरचना में ले जाता है। धातुओं की कठोरता उनके परमाणुओं के बीच धात्विक बंध यानी मेटालिक बॉन्डिंग की ताकत पर निर्भर करती है। अच्छा, तो इनका बॉन्ड कमजोर होता है। बिल्कुल। गैलियम के मामले में इसकी क्रिस्टल संरचना बहुत ही असामान्य होती है। इसके परमाणु जोड़े में रहते हैं, डायमर बना के। और इन जोड़ों के बीच का इसका आकार इतना बड़ा होता है कि इसका अकेला बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होता है, जिससे इसके परमाणुओं के बीच का धात्विक बंध स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाता है। समझ गई। और ये हमें डी ब्लॉक के तत्वों की तरफ ले जाता है, जिन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। नोट्स बताते हैं कि ये रंगीन आयन बनाते हैं और उत्प्रेरक का काम करते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है? डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे बड़ी खासियत उनके अपूर्ण डी कक्षक हैं। इन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो जब प्रकाश इन आयनों पर पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश की एक निश्चित ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में छलांग लगा देते हैं। अच्छा, इसे डीडी संक्रमण कहते हैं ना? बिल्कुल सही। और जो रंग अवशोषित नहीं होता वही रंग हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए वे रंगीन दिखाई देते हैं। अरे वाह। और हैं या ले सकते हैं, जिससे रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए एक आसान रास्ता बन जाता है। ये तो हुई वास्तुकला की बात, लेकिन अब उस हिस्से पे आते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा भ्रमित करता है। परमाणुओं का आकार, एटॉमिक रेडियाई। हाँ, नोट्स का नियम स्पष्ट है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है।
एकदम सही। अब यहाँ तर्क ये कहेगा कि चूंकि परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़ रहे हैं, तो परमाणु को फूलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। हाँ, किसी चीज में द्रव्यमान जोड़ने पर वो सिकुड़ने कैसे लगती है? ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम परमाणु को एक भौतिक डिब्बे की तरह सोचते हैं। इसे ऐसे मत सोचिए। तो कैसे सोचें? इसे एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली की तरह देखिए, जहां प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे आकार को सिकोड़ देता है? देखिए, जब आप एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नए इलेक्ट्रॉन उसी बाहरी कक्षा में जुड़ रहे होते हैं। कोई नई परत नहीं बन रही है। शेल वही है। हाँ, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। अच्छा। ये शक्तिशाली नाभिक उसी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से और ताकत के साथ अंदर की तरफ खींचता है। इस बढ़े हुए खिंचाव के कारण पूरा इलेक्ट्रॉन बादल नाभिक के करीब आ जाता है। अरे वाह, मतलब वो अंदर की तरफ खिंच जाता है और परमाणु का समग्र आकार सिकुड़ जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम वर्क में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नोट्स कहते हैं कि आकार बढ़ता है। यहां वो खिंचाव काम क्यों नहीं करता? ऊपर से नीचे जाने पर हर बार एक पूरी नई मुख्य कक्षा जुड़ जाती है। मतलब नई परत? हाँ, इसे प्याज की परतों या रूसी गुड़िया की तरह समझें। हर नया तत्व एक नई और बड़ी परत लेकर आता है। इसके अलावा अंदर की कक्षाएं बाहरी इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ढाल का काम करती हैं, शील्डिंग इफेक्ट, जो नाभिक के उस शक्तिशाली खिंचाव को बाहरी इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने से रोकती हैं। अच्छा, तो नई परतों और इस आवरण प्रभाव के कारण आकार बढ़ जाता है। ये प्याज की परतों वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। शुक्रिया। लेकिन उत्कृष्ट गैसों के मामले में एक अपवाद है। नोट्स बताते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की वैन डर वाल्स त्रिज्या मापी जाती है, जो हमेशा बड़ी होती है। क्या ये सिर्फ मापने के तरीके का अंतर है या वास्तविकता में वे के इलेक्ट्रॉन बादल एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, जिससे मापी गई दूरी थोड़ी कम हो जाती है? अच्छा, क्योंकि वे एक दूसरे में घुसे हुए हैं? बिल्कुल। लेकिन उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेस, किसी से बंध नहीं बनाती। वे अलग थलग रहती हैं। इसलिए उनकी त्रिज्या उनके बीच की न्यूनतम संभव दूरी का आधा होती है, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। यही कारण है कि कागज पर वे अपने आवर्त में सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। आकार के इसी विषय में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाँ, ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट्स में N3-, O2-, F-, Na+ और Mg2+ का क्रम दिया गया है। इन सभी के पास ठीक 10 इलेक्ट्रॉन हैं। सही कहा। लेकिन नोट्स कहते हैं कि N3- सबसे बड़ा है और Mg2+ सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन जब बराबर है तो आकार में इतना भारी अंतर क्यों आ रहा है? और एक ऋणायन अपने मूल परमाणु से बड़ा कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के अनुपात पर ध्यान देना होगा। अच्छा। Mg2+ के पास 12 प्रोटॉन हैं, जो केवल 10 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं। ये एक भारी बहुमत है, इसलिए नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को बहुत बेरहमी से अपनी ओर खींच लेता है, जिससे आकार सबसे छोटा हो जाता है। और N3- में? इसके इनके बड़े होने का सवाल है। जब आप एक परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है, रिपल्शन। हाँ, वे एक दूसरे को धक्का देते हैं और दूर धकेलते हैं, जिससे पूरा इलेक्ट्रॉन बादल फैल जाता है। ये ऊर्जा और प्रतिकर्षण का खेल हमें अगले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, आयनन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, नोट्स के अनुसार ये वो ऊर्जा है जो किसी गैसीय परमाणु से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल। सामान्य नियम यह है कि बाएं से दाएं जाने पर चूंकि आकार सिकुड़ रहा है और नाभिक की पकड़ मजबूत हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है और आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। एकदम सही। लेकिन रसायन विज्ञान बिना अपवादों के कहाँ पूरा होता है? बिल्कुल। और नोट्स में दिए गए आवर्त 2 के अपवाद तो समझ के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बेरिलियम और बोरॉन का मामला। बोरॉन बेरिलियम के दाईं ओर है, उस एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा है। इसी तरह नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्या यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश फेल हो जाता है? यहाँ नाभिकीय आवेश फेल नहीं होता, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी का एक और गहरा नियम हावी हो जाता है, कक्षकों का स्थायित्व। कक्षकों का स्थायित्व? हाँ, बेरिलियम का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 है। इसका s कक्षक पूरी तरह से भरा हुआ है
और पूरी तरह से भरे हुए कक्षक अत्यधिक स्थिर होते हैं। अच्छा, और बोरॉन का? बोरॉन का विन्यास 2p1 है। उसके p कक्षक में केवल एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, जिसे निकालना अपेक्षाकृत बहुत आसान है। अरे वाह! और नाइट्रोजन के मामले में नाइट्रोजन के पास 2p3 विन्यास होता है, जिसका अर्थ है कि उसके p कक्षक अर्धपूर्ण या हाफ फिल्ड है। अच्छा, आधे भरे हुए। हाँ, प्रकृति में सममिति और विनिमय ऊर्जा के कारण ठीक आधे भरे हुए कक्षक भी एक विशेष प्रकार की स्थिरता प्राप्त कर लेते हैं। और ऑक्सीजन में ये स्थिरता नहीं होती? नहीं, ऑक्सीजन के पास 2p4 विन्यास है। उस आधे भरे हुए कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो उसे अस्थिर करता है। इसलिए ऑक्सीजन खुशी खुशी उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहता है, जबकि नाइट्रोजन अपने आधे भरे हुए कक्षक को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की मांग करता है। वाह, तो ये सममिति और स्थिरता की लड़ाई है। अब इसके ठीक विपरीत तो जो ऊर्जा मुक्त होती है, जो परमाणु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतनी ही अधिक ऊर्जा छोड़ेगा। बिल्कुल ऋणात्मक मान होगा उसका। यहाँ मेरे पास एक बड़ा सवाल है। नोट्स बताते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0 है। वो पूरी सारणी में इलेक्ट्रॉनों का सबसे बड़ा शिकारी है। हाँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जब बात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऊर्जा छोड़ने की आती है तो क्लोरीन बाजी मार ले जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक ऋणात्मक होती है। ये कैसे संभव है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है वो उसे ग्रहण करने में दूसरे स्थान पर है? हाँ, ये आवर्त सारणी के सबसे सुंदर विरोधाभासों में से एक है। इसे समझने के लिए एक भीड़-भाड़ वाले कमरे बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है, जो कि इसकी उच्च विद्युत ऋणता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो नया इलेक्ट्रॉन उस छोटे से फ्लोरीन परमाणु के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो वहां पहले से मौजूद 7 बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच भारी जगह की कमी होती है। तो क्या वे अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस नए आने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं? सटीक रूप से। उनके बीच तीव्र इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन चाहता तो है, लेकिन उसके पास नए मेहमान को ठहराने के लिए जगह नहीं है। बेचारा फ्लोरीन। इसके विपरीत क्लोरीन का आकार बड़ा होता है। वो 3p कक्षक में है। वो नए इलेक्ट्रॉन को आसानी से समायोजित कर लेता है बिना ज्यादा प्रतिकर्षण के। अच्छा, इसीलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया में ज्यादा ऊर्जा मुक्त कर पाता है। ये उदाहरण एकदम स्पष्ट कर देता है संगत व्यवहार पर केंद्रित है। एनामोलस बिहेवियर। हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये तत्व अपने ही वर्ग के नीचे वाले सदस्यों से अलग बर्ताव करते हैं। नोट्स में इसका एक मुख्य कारण डी कक्षकों की अनुपस्थिति बताया गया है। इस अनुपस्थिति का वास्तविक रसायन विज्ञान में क्या प्रभाव पड़ता है? डी कक्षकों की अनुपस्थिति इन तत्वों के लिए एक सख्त भौतिक सीमा तय कर देती है। कैसी सीमा? क्योंकि आवर्त 2 के तत्वों के पास केवल s और p कक्षक होते हैं, यानी कुल 4 कक्षक। वे किसी भी हालत में 4 से अधिक सहसंयोजक बंध नहीं बना सकते। उनकी संयोजकता का विस्तार नहीं हो सकता। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? बिल्कुल। बोरॉन अधिकतम Bf4- बना सकता है, जबकि उसी के नीचे मौजूद एल्यूमिनियम बदल देता है। समझ गए। और शायद इसी बगावती स्वभाव के कारण एक और दिलचस्प घटना होती है, जिसे नोट्स में विकर्ण संबंध कहा गया है, डायगोनल रिलेशनशिप। हाँ, ये भी बहुत रोचक है। लिथियम अपनी नीचे मौजूद सोडियम के बजाय तिरछे बैठे मैग्नीशियम से ज्यादा समानता दिखाता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम से मेल खाता है। क्या ये सिर्फ एक ज्यामितीय इत्तेफाक है या इसके पीछे भी कोई ठोस कारण है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2 विरोधी प्रवृत्तियों के एक दूसरे को संतुलित करने का शानदार परिणाम है। वो कैसे? देखिए, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दम हो जाता है, तो जब आप विकर्ण में चलते हैं, यानी एक कदम दाएं और एक कदम नीचे, अच्छा, तो ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को लगभग पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप लिथियम और मैग्नीशियम का आकार और आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात लगभग एक समान हो जाता है, जिससे उनके गुण मिल खाने लगते हैं। अरे वाह, अंत में एक बेहतरीन सारांश दिया गया है, एक चीट शीट की तरह। हाँ, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणता गुण बढ़ते हैं, जबकि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता घटती है। इस सारांश केवल याद रखने की एक सूची नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हर एक रासायनिक गुण अंततः परमाणु के आकार और उसके प्रभावी नाभि के आवेश द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल सही। एक बार जब कोई इस जड़ को समझ लेता है,
तो के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के तर्कों को महसूस करने के लिए है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस शानदार वास्तुकला को देखने के बाद मेरे मन में एक विचार जरूर आया। ये तो क्वांटम और रिलेटिविटी का मेल हो गया है ना? तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब ये सदियों पुरानी आवर्ती प्रवृत्तियां, ये नियम जो आज इतने ठोस लगते हैं, पूरी तरह से टूट जाएंगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या स्थायित्व का द्वीप, जिसे आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं, वहां पहुंचने पर प्रकृति हमें कोई ऐसा तत्व देगी जो इस पूरी वास्तुकला को ही चुनौती दे दे? श्रोताओं के लिए यही वो सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में इतना ही। ब्रह्मांड की इस पहेली पर नजर बनाए रखें और ज्ञान की खोज जारी रखें। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।